तरीके से पेपर लिख के आओगे तो मार्क्स कटने की गुंजाइश कम से कम हो जाएगी। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मैटर करता है। कौन सा लेसन आपको बहुत अच्छे से आता है, क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसे अटेम्प्ट करो। एक दिन तू पढ़ाई करती, दूसरे दिन फिर भूल जाती, तीसरे दिन तू याद करती, चौथे दिन फिर भूल जाती, पांचवें दिन तू रट लेती, छठे दिन फिर भूल जाती। क्या मैं करूं, कैसे चलूं, एग्जाम नजदीक कैसे पढ़ूं। क्लास 10th का इंग्लिश का बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी 27 को आंखों के सामने नजर आ रहा है और सबको यही फिक्र है कि कैसे होगा। मन में है डर, दिमाग में है चिंता, आता सब कुछ है पर भूल हम है जाते। आगे कैसे बढ़े हम, करे क्या आगे। तो आ गई है आपकी पूजा मैम आपके डर को भगाने, क्योंकि डरने की क्या बात जब पूजा मैम है आपके साथ। तो बच्चों आज जल्दी से इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। तो सभी जानते हैं इस डेट के बारे में और ये डेट हॉन्टेड हो चुकी है। अब भी नज़दीक आ गया है दिन, नज़दीक आ गया है दिन। आप सभी ने देखा होगा कि भाई स्कूल कहाँ जाना, एग्जाम देने सेंटर देख लिया है, सारी तैयारियां कर रहे हो। बट यू नो व्हाट, डर है मन में। इंग्लिश एग्जाम लेंदी होता है, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, शुरू में अच्छा लिखूंगा दोबारा भूल जाऊंगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, डिफिकल्ट वर्ड्स मुझे नहीं आते टाइम पे याद, क्या मैं करूं। सब कुछ पढ़ लिया है फिर भी लग रहा है, डर लग रहा है। तो फरवरी 27 को अपना बेस्ट देने के लिए क्या कुछ है करना, चलिए बता देती हूँ। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी, ये बात सभी जानते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन सेक्शन ABC है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देखोगे, पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन नजर आएगा, फिर आपको सामने ग्रामर नजर आएगा, ठीक है, फिर राइटिंग सेक्शन और फिर लिटरेचर। ये बात हम सभी जानते हैं, राइट। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं ना ये लिखूंगा, पहले मैं यही लिखूंगा। कुछ लोग सोचते हैं कॉम्प्रिहेंशन आसान है, आंसर सामने है, पहले कॉम्प्रिहेंशन लिख लेता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं मैम मैंने लिटरेचर बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत सारी तैयारी की है, तो क्यों ना मैं लिटरेचर पहले लिखूं। इस दुविधा का समाधान क्या है, सब कुछ आप पे डिपेंडेंट है बेटा। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मैटर करता है। कौन से सेक्शन में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मुझसे अगर पूछो, आज मैं अभी आपको एक ऑर्डर बताने वाली हूं जिस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। गाइस, आपका अपना तरीका होगा, मेरे तरीके से पेपर लिख के आओगे तो मार्क्स कटने की गुंजाइश कम से कम हो जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर। सब बोलते हैं पहले सेक्शन A, कोई बोलता B, कोई बोलता C, अपना अपना तरीका है, राइट। तुम्हारा तरीका एग्जाम में प्रेशर सिचुएशन में क्या है, मैं ये चाहती हूं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस फुल ऑन पीक पर रहे और तुम कोई गलती ना करो। कम गलती होने की गुंजाइश जिस ऑर्डर में है वो ऑर्डर मैं आपको बताने वाली हूं। एंड यस, कंडीशंस अप्लाइड, ओनली इफ यू फील कॉन्फिडेंट यू फॉलो दिस ऑर्डर। मेरे हिसाब से हर बच्चा इस ऑर्डर में कंफर्टेबल होगा, बट अगर फिर भी है कोई दिक्कत, फॉलो योर हार्ट। सो इसी कंडीशंस अप्लाइड के साथ मैं अब आपको ऑर्डर बताने वाली हूं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे ऑर्डर करेंगे फॉलो, जो कि होगा सबसे पहले सेक्शन C, जो कि होता है लिटरेचर। बेटा पूरे साल कितना वक्त तक आप लिटरेचर पढ़ते हो, है ना। इतने लेसन्स, इतनी पोएम्स, इतना कुछ पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हाँ लेसन्स तो मुझे आते हैं। अगर इंग्लिश में तुमने पूरे साल कुछ पढ़ा है सबसे ज्यादा तो वो लिटरेचर ही तो है। तो क्यों लिटरेचर को अटेम्प्ट ना करें हम। सबसे पहले लिटरेचर को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ रखा है उसके बारे में, बहुत सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देख रखे हैं, क्लास टीचर की बातें सुन रखी हैं। तो सबसे पहले आपको सेक्शन C का लिटरेचर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पोएट्स के नाम, लेसन्स में कैरेक्टर्स के नाम ताज़ा ताज़ा पढ़े हुए हैं, सुबह सुबह रिवीजन करके जाओगे ना, तो इसीलिए बहुत आसानी से सेक्शन C के क्वेश्चंस ऐसे लिखते चले जाओगे और पहले पहले पेपर में जो लिखोगे ना उसी से आपका इंप्रेशन क्रिएट होगा। तो मेरे बच्चों को सेक्शन C लिखना है सबसे पहले, एंड देन लिख कर मैम हाथ में दर्द हो गया, बहुत लिख लिया मैम, बहुत आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, हाथ में दर्द हो गया, कोई बात नहीं। फिर हम आएंगे सेक्शन B पर। कहाँ पर आएंगे, सेक्शन B पर। सेक्शन B में बेटा ग्रामर, वन वर्ड आंसर, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे ही सवाल आएंगे, आराम से 1-1 लिख लेंगे, हो जाएगा। और फिर आखिर में आएंगे कॉम्प्रिहेंशन पर, जो कि है सेक्शन A। इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए एक रूल है, और वो रूल ये है, सभी को फर्स्ट 15 मिनट्स दिए जाएंगे, हाँ या ना। 15 मिनट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। उन 15 मिनटों में आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो। अगर यही करो तो ही इस ऑर्डर को फॉलो करना। फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको पैसेजेस को स्किम करना होगा। रीड द पैसेज टू गेट एन आइडिया।
बस आपको रेजिस्ट करना है अपने आप को और देखना है फर्स्ट पैसेज किसके बारे में है, सेकंड पैसेज किसके बारे में है। बस ये ऑर्डर फॉलो करोगे, मेरी बोली हुई बात मानोगे तो बेटा नंबर कटेंगे नहीं। चलिए मैम आपने ऑर्डर बता तो दिया पर अभी भी मन में धक धक हो रही है, डिटेल में बताती हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले बेटा आप देखोगे लिटरेचर को। किसे देखोगे आप? लिटरेचर को, जो कि है सेक्शन सी हमारा। हम सभी जानते हैं सेक्शन सी इज डिवाइडेड इनटू टू बुक्स है हमारी, है ना, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। दो किताबें आप पढ़ के जाओगे, दिमाग में उसे स्कैन करके जाओगे, उनके लेसन्स, उनके पोएम्स, है ना। तो फर्स्ट फ्लाइट में कितने लेसन्स है, कितने पोएम्स है? प्रोज की मैं बात करूँ तो 9 लेसन है बेटा, और पोएट्री की, पोएम्स की बात करूँ तो 10 पोएम। एंड देन व्हेन कमिंग टू फुटप्रिंट्स विदाउट फीट 9 लेसन्स। आई बात समझ में? तो लिटरेचर में टोटल 18 लेसन और 10 पोएम। समझ रहे हो? आसान बात नहीं है। 18 लेसन और 10 पोएम। कितनी पोएम्स बेटा? 10 पोएम्स। तो इतनी आप पढ़ के जानी है आपको, राइट? पूरे साल पढ़ ही रहे हो। तो लिटरेचर में, सेक्शन सी के लिटरेचर में ये कुछ आपका आना है। तो बोलोगे मैम अच्छा ठीक है, ये सब मैंने पढ़ रखा है, सारी मैंने वीडियोस देख रखी है, मैंने लेसन एनसीईआरटी में पढ़ के अंडरलाइन कर रखे हैं डिफिकल्ट वर्ड्स, बहुत मन लगा के इन लेसन्स को पढ़ा है। कुछ लेसन्स नहीं आते, वो एग्जाम से पहले मैंने उनकी शॉर्ट नोट्स और समरी बना रखी है, उन्हें मैं रिवाइज करके जाऊंगा, है ना। तो अभी बेटा सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद जब आंसर शीट में लिखना शुरू करोगे, लिटरेचर सेक्शन सी आप अटेम्प्ट कर रहे हो और 5th क्वेश्चन होगा। वो कौन सा क्वेश्चन होगा? 5th क्वेश्चन। और 5th क्वेश्चन होगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। कौन से होंगे? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो 5th में फर्स्ट होगा 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2। आपको ड्रामा या प्रोज में से एक एक्सट्रैक्ट, 2 दे रखे होंगे, 2 में से एक अटेम्प्ट करना है। 1A और 1B, 2 सवाल होंगे, दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना है। तो प्रॉपरली लिटरेचर रीडिंग्स, लिटरेचर का जो अपना लिटरेचर सेक्शन है, सेक्शन सी लिखोगे। 5th क्वेश्चन में फर्स्ट 1A अटेम्प्ट करना है या 1B, वो डिसाइड करो। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, एक्सट्रैक्ट पढ़ो, पढ़ते ही समझ में आने कौन से लेसन का है ये, है ना। किस्मत आपकी अच्छी होगी, लेसन का नाम भी मेंशन होगा, ठीक है, लेसन का नाम भी मेंशन होगा। काफी क्वेश्चंस में लेसन का नाम मेंशन होता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में मेंशन नहीं होगा, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। तुम्हारे में इतनी सूझबूझ होनी चाहिए, सवाल देखा और पता लग जाना चाहिए कि लेसन कौन सा है। तो आप क्या करोगे? 1A या 1B, कौन सा लेसन मुझे अच्छे से आता है, क्वेश्चन डिसाइड करो और उसे लिखना शुरू कर दो। फिर आप सेकंड क्वेश्चन में आओगे। सेकंड क्वेश्चन में भी 2A या 2B, दोनों में से एक सवाल, और इस बार होंगी पोएट्री में से सवाल। कोई भी 2 पोएम्स में से आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेंगे। बहुत अच्छी बात यह है बेटा कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे 1 मार्क के ही क्वेश्चंस होते हैं। कितने मार्क्स के? 1 मार्क के ही क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सो ध्यान से मेरी बात सुनिए। जो ये क्वेश्चंस होंगे इनके बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बड़े ही आसान होते हैं। आपको सामने आज का आंसर नजर आएगा एक्सट्रैक्ट में ही। आपको दोनों एक्सट्रैक्ट में से एक एक्सट्रैक्ट ऐसा मिलेगा जिसमें 1-2 सवाल आपको मुश्किल लगेंगे, जिसका आंसर एक्सट्रैक्ट में नजर नहीं आएगा, थोड़ा आगे पीछे सोचना पड़ेगा। तो वो आप डिसाइड करोगे कि आपकी तैयारी कैसी है, उस हिसाब से आपको कौन सा एक्सट्रैक्ट चुनना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला जिसके सभी के आंसर आते हैं, या ईजी वाला जो 100% कॉन्फिडेंट हो, वो भी लिख सकते हो आप। यू नीड टू चूज द बेस्ट। ओके, यू नीड टू चूज द बेस्ट। तो 2 एक्सट्रैक्ट्स, एक लेसन का, एक पोएम का आप अटेम्प्ट कर दोगे। हो जाएगी बात? बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। फिर क्या करेंगे आगे? फिर क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। अब आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्या आएंगे? पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे बेटा पहले फर्स्ट फ्लाइट से। ओके, 6th में नंबर 1 फर्स्ट फ्लाइट लेसन से आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। आपको बेटा 5 सवाल दिए जाएंगे। कितने? 5 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 4। तो यू हैव टू आंसर एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। तो 5 सवालों को पढ़ो और फिर देखो, अरे फर्स्ट फ्लाइट के 5 लेसन्स में से क्वेश्चंस आए हैं, ये 5 में से कौन से 4 लेसन है जो मुझे ज्यादा अच्छे से आते हैं। तो फिर आप उन लेसन्स को डिसाइड करो और लेसन के हिसाब से क्वेश्चन को आंसर करोगे। कौन सा लेसन आपको बहुत अच्छे से आता है, क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसे अटेम्प्ट करो। कभी कभी ऐसा होता है कि लेसन आता है बट वो क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी हो जाता है। जो लेसन कम आता है उसके क्वेश्चन के आंसर्स बड़े सिंपल है, तो आप वो चुनो। पूरा माइंडसेट है क्या चुनते हो। चूजिंग हैज टू बी वेरी केयरफुली डन। सही क्वेश्चन चूज करना है, जो तुम्हें आता है वही अटेम्प्ट करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, सारे सवाल नहीं पढ़ते, लिख टिक 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 लिखते चले जाते हैं, 4th क्वेश्चन में आके अटक जाते हैं। अरे शिट यार, ये लिख दिया मैंने। 5th वाला लिखते, 5th के तो सारे आंसर आते हैं मुझे, अब ये काटा मारू क्या। फिर पूरा पेपर अगली हो जाता है। तो तुम पहले लेसन्स के नाम देखो, कौन सा लेसन अच्छे से आता है, कौन सा लेसन कम आता है। जो 4 लेसन तुम्हें कॉन्फिडेंट हो उन्हें ही अटेम्प्ट करो।
ठीक है। सो फिर फर्स्ट फ्लाइट के बाद फिर आ जाएंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सवाल, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सवाल आ जाएंगे। अब आपको कोई 2 सवाल आंसर करने हैं 3 में से, आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3, ठीक है। यहां पर भी आपको 2 मार्क क्वेश्चन है या 3 मार्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो। तुम्हारी सबसे जरूरी बात यह होगी बेटा, ये जो सवाल है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये 3 नंबरों के आएंगे। कितने नंबरों के? 3। तो 3 नंबरों में ठीक ठाक है ना, ठीक ठाक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में मैं कहूंगी 40 to 50 वर्ड्स तो लिखना ही चाहिए। 4 से 5 लाइन लिख देना, इनफ रहेंगे। 4 से 5 लाइन, और चाहो तो मैक्सिमम 6 लाइन कर देना बस। ओके, इतना आपको ये आंसर लिखना है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हैंड राइटिंग, कौन कितना खुला खुला लिखता है, कितना भूसा हुआ लिखता है, डिपेंड्स। 1 मार्क क्वेश्चन तो आप सभी जानते हैं, 1 लाइन, मैक्सिमम 1 to 2 लाइन्स आप लिख सकते हो। 2 लाइन्स में 1 मार्क क्वेश्चन हो जाएगा। 3 मार्क क्वेश्चन 5 से 6 लाइन्स में हो जाएगा, ठीक है। और फिर आएगा सबसे मुश्किल घड़ी, जो कि है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट फ्लाइट में से 1 सवाल आंसर करना है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 1 आंसर करना है 1 सवाल को, ठीक है। सो आंसर एनी 1 आउट ऑफ 2, हियर भी आंसर एनी 1 आउट ऑफ 2। तो 3rd और 4th क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप आंसर कर लोगे, हो जाएगी बात, ठीक है। तो लिटरेचर सेक्शन के सभी क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है, ठीक है। लिटरेचर के सभी क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। तो बेटा बड़ा ही ज़रूरी है, आपको चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा है ज़रूरी। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया, इतने सवाल होंगे, अच्छे से चूज़ करना है और आंसर को लिखना है, मुझे अभी भी डर लग रहा है। तो अगर अभी भी आपको डर लग रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है बेटा, क्योंकि मैं अब आपको बताने वाली हूँ वो देखिएगा क्या। जब आप लिटरेचर के क्वेश्चंस को आंसर करने निकलोगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही ये कौन से लेसन का है ये डिसाइड करना है। दूसरा, उस लेसन के कैरेक्टर्स तुम्हारे दिमाग में छप जाने चाहिए, ठीक है। जैसे ही कैरेक्टर्स याद आए, हर कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच तुम्हें एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4 क्वालिटीज इनकी पता होनी चाहिए। हर कैरेक्टर की लेसन के हर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की कैरेक्टर स्केच आपको आना चाहिए, 3 to 4 क्वालिटीज पता होनी चाहिए। और फिर नंबर 4, आंसर व्हाट इज आस्क्ड, आंसर व्हाट इज आस्क्ड। तो पूछ क्या रखा है उसका जवाब देना है बस। वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए जो पूछ रखा है उसका आंसर हमें दे देना है, एज सिंपल एज इट इज। आई बात समझ में बेटा? लिटरेचर के आंसर लिखते वक्त वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। तुम्हें लेसन पूरा आता है पर पूछ क्या रखा है भाई, यू हैव टू बी रेलेवेंट। पूछ क्या रखा है उसका अपने को ध्यान देते हुए लिख देना है, ठीक है। और अगर बात करूं मैं लिटरेचर की तो बेटा लेसन्स में इवेंट्स होते हैं अलग अलग। क्या होते हैं? लेसन्स के क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं, पोएम्स के क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं, ध्यान से सुनो। जब लेसन की बात आएगी तो लेसन में अलग अलग इवेंट्स हुए होंगे, पहले ये हुआ फिर बाद में ये हुआ। जैसे कि ड्रामा है अपना द प्रपोजल है, उसमें देखो पहले चुपको उनके घर आया, फिर वो चला गया, फिर दोबारा उसको बुलाया गया। सीन्स होते हैं ना। नेकलेस में क्या होता है, सबसे पहले शुरुआत उसका गंदा सा घर दिखाया जाता है, उसकी दुखी तकलीफ भरी उसकी जिंदगी दिखाई जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, पार्टी में जाते हैं, पार्टी के सीन से वापस रास्ते आते वक्त वो जो जो जगह आती है। सो वो सीन्स पता होने चाहिए, इवेंट्स पता होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन पढ़ते समझ जाओ ये कहाँ की बात हो रही है, फिर आंसर करने में बड़ी आसानी होती है बेटा, ठीक है। सो आपको लेसन में जितने भी इवेंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको पता होने चाहिए, वो सारे आपको पता होने चाहिए। क्लियर? पोएम्स की बात करें तो सबसे पहले पोएट का नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पूछ रखा हो तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, अरे मैंने पोएम पढ़ी, इसके पोएट का नाम मुझे पता है, क्वेश्चन में पूछ लिया। एक्सट्रैक्ट में पूछ सकते हैं बेटा, और कभी कभी नहीं पूछते, नहीं पूछे तो भी आंसर में जो आपको सही पोएट का नाम पता है, तो वो पोएट रॉबिन क्लीन फ्रॉम अमांडा सेज, क्या कहते हैं वो, डिस्क्राइब्स ऐसे। पोएट का नाम लिखोगे तो ग्रेस मार्क्स आ जाएंगे, याद रखिए ये बात लिटरेचर में। सो पोएट का नाम लिखना है, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। एक्सट्रैक्ट में कोई भी वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है। सबसे जरूरी पोएम्स के मामले में है पोएटिक डिवाइसेस। क्या है? पोएटिक डिवाइसेस, ये आपको पता होने चाहिए। आपको स्टैंजास दिए जाएंगे, उनमें से आपको राइम स्कीम पूछ सकते हैं, इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, ताकि कोई भी स्टैंजा आपके पोएम का एग्जाम में दे दिया गया है उसको आप आंसर कर सको। समझ रहे हो? इस प्रकार से लिटरेचर में आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे बच्चों। तो हमने लिटरेचर सेक्शन को अटेम्प्ट कर दिया है, लेसन्स के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, पोएट्री के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने आपको बता ही दिया है, हाँ या ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इस बार 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है। अब
सेक्शन बी पे आ जाएंगे जो कि है राइटिंग सेक्शन और ग्रामर, जिसमें पहले ग्रामर आता है। क्या आता है? ग्रामर। तो फिर लिटरेचर सेक्शन खत्म हो गया, 5th क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, फिर अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए, फिर अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गए। फिर आप हेडिंग लगाओगे सेक्शन बी। क्या लगाओगे? सेक्शन बी। सेक्शन बी में ग्रामर से पहले शुरुआत करेंगे और ग्रामर का सवाल होगा 3rd क्वेश्चन, नंबर 3 लिखोगे। और इन 3 में आपको टोटल 12 क्वेश्चंस नजर आएंगे। कितने? 12 सवाल नजर आएंगे। 12 में से तुम्हें सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं, 10 आउट ऑफ 12। ये 10 सवाल जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो टोटल 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसमें से 10 अटेम्प्ट करने। कौन से टॉपिक पे होंगे? टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, डिटरमाइनर्स और रिपोर्टेड स्पीच। ये 5 टॉपिक की थियरी आप घर से पढ़ के जाओगे, बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करके जाओगे, तब जाके 12 में से 10 सवाल आप अटेम्प्ट कर पाओगे। 12 में से 10 सवाल आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ग्रामर बड़ा डर लगता है, मुझसे कुछ हो ही नहीं पाता है। बेटा सिंपल सी बात मैं आपको बता देती हूँ। ग्रामर में देखना कैसे सवाल आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन ग्रामर। ये मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर्स और जो अभी रिसेंटली सीबीएसई ने पेपर रिलीज किया उसके हिसाब से ऐसे सवाल आपके ग्रामर में आ सकते हैं। सबसे पहले MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। महारथी हो तुम तो इसमें, हो कि नहीं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आंसर के 4 ऑप्शन नजर आएंगे, तो आप प्रॉपरली पहले गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट मतलब रिमूव कर देना, भाई ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है। कुछ आंसर होते हैं जो देख के लगता है भाई ये तो सही जवाब है ही नहीं, कुछ ऑप्शंस होते हैं। फिर आप ना सब्स्टिट्यूट करके देखो। कई बार ना जो वो मांग रहे हैं अगर एक एक करके ऑप्शन लगा लगा के देखे तो सही हो जाता है। फिर जितनी थियरी आपने पढ़ी है उस थियरी का दिमाग लगाओ कि वो थियरी कहीं ना कहीं फिट हो रही है कि नहीं, क्या मैंने इसके बारे में पढ़ रखा है, ओके इस क्वेश्चन के बारे में कौन सा टॉपिक्स है, क्या थियरी मुझे याद है, वो एप्लीकेबल यूज करो। एंड यस, एनालिसिस करना होगा आपको, एनालाइज करनी होगी चीज़ों को, एनालाइज करना होगा चीज़ों को कि भाई क्या हो सकता है यहाँ पर। थोड़ा पॉज लो, सोच समझ के आंसर करो। हो जाएगा? बन जाएगी ना बात? यस। फिर एक तरह का सवाल और है जो कि है एडिटिंग। क्या है बच्चों ये? एडिटिंग। एडिटिंग क्या होती है आप सभी जानते हो, हाँ या ना? एडिटिंग क्या होती है आप सभी जानते हो। तो एडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ गलत होगा, आपको उसे ठीक करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू? करेक्ट दी इनकरेक्ट थिंग। एक वर्ड होगा जो गलत होगा, उस इनकरेक्ट वर्ड को तुम्हें करेक्ट करना होगा। वो डिटरमाइनर से हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से हो सकता है, टेंसेस गलत हो सकते हैं, कुछ भी गलत को ठीक करना आना चाहिए। पक्का सवाल है एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब है कुछ गलत है उसे ठीक करना है। ठीक है। फिर बारी आएगी फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स पक्का पक्का आएंगे, जरूरी नहीं ऑप्शन हो, डायरेक्टली भाई फिल इन द ब्लैंक। रिपोर्टेड स्पीच फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में ज्यादातर आते हैं, डिटरमाइनर्स फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में आते हैं। आई बात समझ में? फिर आएगा 1 वर्ड आंसर। सिर्फ एक ही वर्ड बताओ, फाइंड द सूटेबल डिटरमाइनर। एक वर्ड लिखना कि बताओ डिटरमाइनर सूटेबल कौन सा है। कुछ होते हैं 1 सेंटेंस के आंसर। रिपोर्टेड स्पीच एक सेंटेंस दे दिया, बोलेंगे इसको इनडायरेक्ट में लिख के बता दो भाई, एक सेंटेंस। तो ग्रामर में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इनकी तैयारी आपको करनी होगी। आई बात समझ में? इनकी तैयारी आपको करनी होगी। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन ग्रामर मैं ये आपको बता रही हूँ। तो बेटा सभी क्वेश्चंस को देखो, जिनमें डर लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, 12 में से अपने को 10 ही आंसर करने हैं। तो जो सवाल थोड़े ट्रिकी लग रहे हैं, टेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, या फिर डिटरमाइनर याद नहीं आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में थोड़ा भी डाउट लग रहा हो, तो आपके जो टॉपिक्स है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है उन टॉपिक्स के सवालों को अटेम्प्ट करो और कोई भी 2 सवाल ध्यान से सोच समझ के छोड़ देना। ठीक है। लिटरेचर हो गया है, ग्रामर हो गया है, 1 वर्ड आंसर, 1 सेंटेंस का आंसर, छोटा छोटा लिखा। अब ठीक लग रहा है? अब हम बढ़ेंगे आगे टूवर्ड्स राइटिंग सेक्शन। फिर आएगा नंबर 4 राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आएगा फॉर्मल लेटर और फिर आएगा एनालिटिकल पैराग्राफ। क्या आएगा बच्चा लोग? एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग आएगा। ठीक है। अब इसमें 1A और 1B, 2A और 2B। ठीक है। 1A और 1B, 2A और 2B आपको डिसाइड करना है कि आप 1A लिखोगे या 1B, 2A लिखोगे या 2B। फॉर्मल लेटर में 2 ऑप्शन होंगे, एनालिटिकल पैराग्राफ में भी 2 ऑप्शन होंगे। आपको बकायदा समझा रखा है कि कैसे लेटर लिखना है, कैसे एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग लिखना है। फिर भी बताती हूँ, माइंडसेट। सबसे पहले फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, है ना, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, सब कुछ ठीक से प्लेस्ड होना चाहिए। फिर बॉडी ऑफ द लेटर सिर्फ 5 ही नंबर का है बेटा, बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं है, 100 to 120 वर्ड्स बस। और आप ना 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करोगे बॉडी ऑफ द लेटर को। बॉडी हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स, 3 पैरास।
और प्रॉपरली कंक्लूड करते हुए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग दे देना। क्लोजिंग एंड ध्यान रखना, कई बार बच्चे इतने अच्छे पैराग्राफ लिख के खुशी में ना थैंक यू लिखना ही भूल जाते हैं, तो एंड जरूर करना। फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज करके जाना, 3 पैराग्राफ लिखने छोटे छोटे, बात बन जाएगी। हाँ या ना? फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन ले लेना, भाई बात क्या है, क्यों लेटर लिख रहे हो। दूसरे में समझाओ कि ये बात हुई क्यों भला, इस पे क्या काम करने की जरूरत है, कैसे दिक्कत आ गई, डिटेल में एक्सप्लेन करो। और तीसरे पैराग्राफ में कर दो ना भाई रिक्वेस्ट करो, है ना, वो एडिटर हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, जिसको भी लेटर लिखने को कहा जाए। ध्यान से दोनों लेटर्स के टॉपिक पढ़ो, फिर देखो कि तुम्हें कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है, किस में तुम ओन वर्ड्स बना सकते हो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनमें क्लूज भी होता है, तो क्लूज वाले तो टक टक आसानी से हो जाएंगे। अगर क्लूज नहीं भी है तो भी आप अच्छे से अपना दिमाग लगा के लिख सकते हो, ठीक है। फिर आएगा एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। आजकल एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में फॉर या फिर अगेंस्ट के पैराग्राफ्स भी आने लगे हैं। एक टॉपिक देंगे, तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसके साथ हो, एक ही लिखना है, या तो फॉर या फिर अगेंस्ट। या फिर आपको एक विजुअल इनपुट दे देंगे, ठीक है, जैसे कि पाई चार्ट दे दिया, बार ग्राफ दे दिया, उसको देख के तुम्हें पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ लिखते वक्त प्रॉपर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, फिर पॉइंट बाय पॉइंट समझाओ कि उस विजुअल इनपुट में क्या दे रखा है, डिटेल में समझाते जाओ, कंपैरिजन करो, कंसिस्टेंट क्या है बताओ, चेंज क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट क्या हो रहा है बताओ, और आखिर में कंक्लूड करके ऐसा ऐसा है, ये दे रखा है। एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। फिर आप इसे अटेम्प्ट करोगे। बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं अगर, राइटिंग सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं अगर, तो क्या करें, वोकैबुलरी का खास ध्यान दे, अच्छे अच्छे वर्ड्स चुने, सेंटेंस फॉर्मेशन का ध्यान दे। किसका ध्यान दोगे आप? सेंटेंस फॉर्मेशन का, ठीक से मैं सही सेंटेंस बना रहा हूँ कि नहीं। सबसे ज्यादा वक्त तुम्हें राइटिंग सेक्शन में लगेगा, क्योंकि तुम्हें कहानी बनानी है अपने दिमाग में। लिटरेचर घर से पढ़ के गए हैं, ग्रामर वन वर्ड सेंटेंस है बस, या फिर अगर कॉम्प्रिहेंशन आंखों के सामने सब कुछ है, मुश्किल राइटिंग सेक्शन है, क्योंकि इसमें बहुत सोचना पड़ता है। तो बड़े ही ठंडे दिमाग से, पॉजिटिव माइंडसेट से, पेपर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन है, वो तो आराम से हो जाएगा। तो राइटिंग सेक्शन के लिए अच्छा सा टाइम दो, इनफ टाइम यू नीड टू गिव, एंड देन अटेम्प्ट दिस। अच्छी वोकैबुलरी, अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन, अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करो कि भाई इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ। लिखना शुरू मत करो, पहले सोचो क्या क्या पॉइंट्स मुझे आते हैं, मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, इसमें कौन से वर्ड यहाँ सूट होंगे। तो लिखने शुरू करने से पहले पहली लाइन लिख के माँ ओहो इतना मुश्किल, ऐसा नहीं। लिखने से पहले सोचो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये टॉपिक मैंने कहीं सुना है क्या, ये टॉपिक पहले ऑलरेडी कहीं पढ़ रखा है क्या, अगर बिल्कुल ही नया है तो मैं सोचता हूँ कि इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ। ऐसे अपने आप को प्रो बनाना होगा आपको, ठीक है। राइटिंग सेक्शन का जो फॉर्मेट होता है उसका ध्यान रखना होता है, अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। प्रेजेंट विथ क्लैरिटी, जो तुम्हारे दिमाग में होगा वही पेपर पे दिखेगा, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब क्लैरिटी होगी तो सही तरीके से अटेम्प्ट कर लो। साफ सोच होनी चाहिए, मुझे ये लिखना है, इस ऑर्डर में लिखना है, लिख डालो फिर, ओके। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में 2 पैसेज आएंगे, नंबर 1 नंबर 2। पहला होगा डिस्कसिव पैसेज, दूसरा होगा केस बेस्ड पैसेज। ध्यान रखो डिस्कसिव पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू केस बेस्ड पैसेज। सच सच बता रही हूं मैं, आपकी पूजा मैम झूठ नहीं बोलती, सच सच। देखो 400 to 450 वर्ड्स है और यहाँ पे 200 to 250, बड़ा भी पहले वाला ही पैसेज होता है डिस्कसिव पैसेज, और वही देख के घबरा जाते बच्चे। डरने का नहीं रे भाई साहब, आराम से कूलली हैंडल करेंगे। डिस्कसिव पैसेज में क्या होता है, तुम्हारा दिमाग ज्यादा लगता है, तुम्हें सोचना पड़ता है अच्छा ऐसा इसने किया तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसमें क्या समझ आया। तुम्हारा इंटरप्रिटेशन मैटर करता है बच्चों, तो यू हैव टू इंटरप्रेट थिंग्स प्रॉपर्ली, ओके। सो डिस्कसिव पैसेज में आपको ना ओपन एंडेड छोड़ देंगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें आपको दिमाग लगाना होगा। जैसे हम डिस्कशन में करते हैं, तुम्हें भी बोलना पड़ेगा, मुझे भी बोलना पड़ेगा। तुम्हें बोलने के लिए कुछ आना तो चाहिए, कुछ समझ में तो आना चाहिए कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। तो मैं कुछ बोलूंगी, फिर हम साथ में डिस्कस करने के लिए मैं जो बोलूंगी वो समझ आना चाहिए। हेंस पैराग्राफ जो दे रखा है वो समझ आना चाहिए। केस बेस्ड पैसेज बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स, सर्वे, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड दे देंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, बस देख के टक टक आंसर लिखना है। यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो अब बेटा कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो आपने ऑलरेडी फर्स्ट 15 मिनट्स में टॉपिक कौन सा है, किसके बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली, ये बात क्वेश्चन में भी लिखी होती है। तो तुम्हें पैसेज को केयरफुली कैसे पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ते वक्त जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको मार्क कर लो। डिफिकल्ट वर्ड्स नीड टू बी मार्क्ड, डिफिकल्ट वर्ड्स नीड टू बी मार्क्ड, इन्हें अच्छे से मार्क कर लो, ओके, ताकि वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आसान हो जाए।
और फिर पढ़ते पढ़ते चले जाओ। और ऐसे मत पढ़ो कि भाई जल्दी खत्म करना है, ऐसे पढ़ो कि उसे मुझे समझना है। केयरफुली का मतलब यही होता है, समझते समझते पढ़ना है। वो स्कूल में क्या था पता नहीं, समझ ही नहीं आया। अगर धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बेटा कॉम्प्रिहेंशन मोस्ट स्कोरिंग है, याद रखना ये बात। पूरे 20 के 20 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर, तो मोस्ट स्कोरिंग है, इसीलिए आपको थोड़ा टाइम भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, सही जवाब लिखने हैं। ऑलरेडी एक बार पढ़ रखा है तो दूसरी बार तो ऐसे चुटकियों में पढ़ोगे आप। तो डिफिकल्ट वर्ड्स को मार्क कर लिया। और सबसे जरूरी चीज, एनालाइज ईच पैराग्राफ। एनालाइज ईच पैराग्राफ। हर पैराग्राफ के बाद अरे इसमें क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन है क्या, रीजन है क्या, डिटेल है क्या, एग्जाम्पल है क्या, क्या दे रखा है इस पैराग्राफ में। हर पैराग्राफ को एनालाइज करो, समझो और फिर अगले में जाओ। और देन आंसर द क्वेश्चंस। और सवालों को आंसर करते वक्त ध्यान रखना, आपको क्वेश्चंस ऑर्डर में आंसर करने हैं। आंसर द क्वेश्चंस इन ऑर्डर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सवाल आंसर करने ईच पैसेज में, 10 सवाल। तो बड़े ध्यान से करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑर्डर में आंसर करो और आंसर करते वक्त एक बार दोबारा से क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि जो मैं लिख रहा हूँ उसी सवाल का जवाब है कि नहीं। 5 की जगह 6 का आंसर मत लिख देना, कई बच्चे करते हैं टेंशन में, आपको ऐसा नहीं करना है। और इस प्रकार से आप डिस्कसिव पैसेज, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, देन केस बेस्ड पैसेज को आंसर कर लोगे। आई बात समझ में। अब ऑर्डर तो मैंने आपको बताया, हर तरह के सवाल को कैसे आंसर करना ये मैंने बताया, बट फिर भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेजेंटेशन इज द की। क्वेश्चन पेपर देखते ही मन में घबराहट होती है, डर लगता है मैं कर पाऊंगा या नहीं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बड़े नर्वसनेस आती है दिल में, दिमाग में, पेन हिलने लगता है। बट यू नो व्हाट, अगर तुम्हारा दिमाग ठीक है तो मैं ये सोच के जाना है मुझे अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन में आती है हैंड राइटिंग। जब आप पेपर, क्वेश्चन पेपर को देखोगे तब एक अलग फीलिंग आती है, और जब आप आंसर शीट को देखोगे तो अलग फीलिंग आएगी। तो जैसे आंसर शीट को देखोगे समझना है कि मुझे भाई मैम नीटली अटेम्प्ट करना है, मैंने सोच लिया है, यू विल हैव टू अटेम्प्ट नीटली, ठीक है। मुझे नीटली अटेम्प्ट करना है, नंबरिंग का पूरा ध्यान देना है, 1A 1B 2A 2B इतना कुछ है यहाँ पे। ध्यान से कौन से क्वेश्चन का कौन सा नंबर है देख के मुझे लिखना है। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल की बातें, इतनी पूरे साल जो मैंने पढ़ी है, जो उस क्वेश्चन के रिलेटेड है, जो रेलेवेंट चीजें हैं, वो सारी लिख के आने की, अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है लिखते वक्त। एंड यस, वर्ड लिमिट का पूरा ध्यान रखना है बच्चों, वर्ड लिमिट हैज टू बी रिमेंबर्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद 1 मिनट का वक्त लो और उस क्वेश्चन के आंसर को दोबारा पढ़ो। कभी कभी ना गलतियां आपको सामने नजर आएंगी, अरे मैं तो इस लिखना भूल गया, अरे मैंने नॉट ऐड कर दिया, नॉट तो लिखना ही नहीं था, छोटे छोटे वर्ड्स की गलती। तुम्हारा आंसर तुम खुद पढ़ोगे ना तो आधी गलतियां तुम्हें नजर आ जाएंगी। तो जो बच्चा ये क्रॉस चेक कर पाता है वो जब पेपर से निकलेगा, उसकी कॉन्फिडेंस का लेवल, मैंने जो लिखा वो मैं पढ़ के आया हूं, मुझे पता है मैं क्या लिख के आया हूं, ये कॉन्फिडेंस बेटा आपको बहुत आगे ले जाएगा। हर बच्चा जो टॉप करता है वो बाकी बच्चों से अलग क्यों है? टॉपर बच्चा जो अपनी बात दिल की लिख कर आता है, उसे चेक भी करके आता है कि जो सोचा, जो समझा वही लिखा कि नहीं लिखा। तो माय डियर टॉपर्स, यू शुड श्योरली डोंट मेक एनी मिस्टेक। तुम भगवान नहीं हो, इंसान हो, गलती तो होगी। अगर गलती हो गई तो उसे ठीक करना आना चाहिए, बड़ी बड़ी स्ट्राइकिंग्स नहीं करनी है ना। अब आप बोलोगे मैम चलो मैंने आंसर पढ़ के देखा और मुझे लगा कि भाई ये तो गलत है, अब मैं क्या करूं, टाइम कम है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं बेटा थोड़ा ध्यान से लिखते वक्त ही साथ के साथ क्रॉस चेक करते चले जाओ कि भाई 7th का आंसर मैंने ठीक लिखा है, हाँ ठीक है ठीक है। क्रॉस चेकिंग साथ के साथ होनी चाहिए, एकदम इतने बड़े पेपर में टाइम नहीं मिलता। फिर आपको अपना माइंड सेट ठीक रखना होगा। अब आपने बोला मैम ये सारी चीजें करनी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है मैम। तो गड़बड़ ना हो उसके लिए क्या करना है बेटा, आंसर शीट को देखते ही अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लाना है। मैं ये सब पढ़ के आया हूं, मुझे इसके बारे में जानकारी है, कोई भी मुश्किल सवाल आए तो मैं देख लूंगा। इस ब्लैंक आंसर शीट में आपको अपना कॉन्फिडेंस भरना है, आपको अपनी हैंड राइटिंग से लोगों को इंप्रेस करना है। हैंड राइटिंग ऐसे लिखो कि सामने वाले को मजा ही आ जाए। चुन चुन के मोतियों की तरह वर्ड्स को लिखो। शुरुआत में अच्छे क्वेश्चंस के आंसर लिखो जो तुम्हें आते हैं, तो वैसे ही ऑटोमेटिकली सब अच्छे से आएगा, हैंड राइटिंग नीट आएगी। तो स्टार्टिंग से ही हैंड राइटिंग पर पूरा फोकस करना, देख लेंगे कर लेंगे हो जाएगा ना जी ना, पूरा फोकस। और हैंड राइटिंग नीट तभी होती है जब फोकस हो और कॉन्फिडेंस हो। फोकस करना है कि मुझे यहीं पे ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं देना है, अच्छे से लिखना है, कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऊपर भरोसा करके मैं नीटली लिखते चला जाऊँ। कैसे एक एक लाइन को छोड़ना है, ज्यादा घिचपिच मत करो, है ना, ज्यादा चीजों को पास पास, खुला खुला, खिले खिले बिरयानी की चावलों की तरह तुम्हारा पेपर होना चाहिए, ना कि खिचड़ी की तरह
Okay, so remember, you like biryani na? So even I like biryani. I want your answer sheet to be nicely presented like a biryani, not like a खिचड़ी. ओके खुला खुला समझ में आना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्लियरली आपकी बातें हमें समझ में आनी चाहिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉपर मीनिंग्स अच्छे से अंडरलाइन करना, लाइंस ड्रॉ करना. ये लाइंस ड्रॉ करना, अंडरलाइन करना, ये सब बाद में किया जा सकता है, पेपर खत्म होने के बाद में. और अगर आपको लग रहा है कि मैम ऐसा नहीं करना, मुझे टाइम नहीं है मेरे पास, तो ध्यान रखो, लीव लाइंस आफ्टर एवरी आंसर. अगर सेंटेंस के बाद जैसे तुम आंसर लिखोगे उसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं है पेंसिल से लाइन ड्रॉ करने का, ऑलरेडी लाइंस तो बनी हुई होती है ना, तो एक एक दो दो लाइन छोड़ के चलो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा, उसका ए बिट हो गया, एक लाइन छोड़ दी, बी बिट हो गया, फिर एक लाइन छोड़ दी, सी बिट हो गया, फिर एक लाइन छोड़ दी, और आखिर में जो 10वां सवाल होगा खत्म करने के बाद में डबल लाइन क्रॉस कर दिया कि भाई ये सवाल यहाँ खत्म हो गया, 2 लाइन छोड़ देना, ठीक है. बिट्स के बाद में एक एक लाइन, और पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद 2 लाइन. ऐसे छोड़ते चलोगे तो भी पेपर बड़ा ही सुंदर लगेगा, ज़्यादा नंबर ऑफ पेपर्स आप यूज़ कर पाओगे. इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो भगवान भी प्रेजेंटेशन आपकी खराब नहीं कर सकता. आंसर लिखते ही एक लाइन छोड़ दो, फिर अगला, फिर एक लाइन छोड़ दो, और अगर पूरा क्वेश्चन पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया तो 2 लाइन छोड़ो और फिर सेक्शन का नाम लिखते चलो. सेक्शन ए है, बी है, सी है, ठीक से मेंशन करो. नंबरिंग 1 2 3 4 क्या है ठीक से मेंशन करो, ठीक है, दिखना चाहिए साफ साफ कि तुम सोच क्या रहे हो. और अब मैम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी सारी बात सुनने के बाद भी मुझे डर लगता है. पूछो क्यों डर लगता है आपको, मैं बता देती हूँ. डर आपको इसीलिए लगता है बेटा, क्योंकि मैं आपको बड़े साफ बताऊं, आपको ना अपना थिंकिंग एक्सेस बनाना होगा दिमाग में. आई नो दिस आंसर, नोन है, नॉट नोन है. आपको कोई क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि मुझे ये आंसर आता है, मुझे आंसर नहीं आता है. बहुत बच्चे जो आंसर आता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद लिखते वक्त नहीं लिख पाते हैं. बहुत सारे बच्चे जिनको आंसर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ के लगता है ये तो मुझे नहीं आता, बट आंसर लिखते वक्त लिख जाते हैं. ये पूरा नोन और नॉट नोन का ही तो सारा खेल है. जो लेसन आते हैं उसमें नोन है, कॉन्फिडेंस आता है, जो नहीं आता उसमें डर लगता है. तो बेटा जो आता है उसको बेस्ट प्रेजेंट करो, ताकि जो नहीं आता उसमें जो गलती होगी, जो गड़बड़ होगी, उसे आप मैनेज कर सको. नॉट नोन को मैनेज करना है और जो नोन है उसको बेस्ट वे में परफॉर्म करना है. अगर ये ध्यान रखोगे तो सब बढ़िया ही बढ़िया है जी, बाकी सब फर्स्ट क्लास है. जी हाँ, जो आता है खींच दो, बढ़िया लिखो, बेस्ट लिखो, ओके, फिर बात बन जाएगी. समझे कि नहीं बात को? हाँ जी बच्चा लोग, आई होप देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस एट ऑल नाउ. थिंकिंग एक्सेस, आपके दिमाग का जो एक्सेस है, क्वेश्चन पढ़ते ही ये मुझे आता है या नहीं आता है, अगर आता है तो मैं क्या करूंगा, अगर नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है. आता है तो तुम्हें क्या करना है, नहीं आता है तो क्या करना है, ये डिसाइड करना होगा, ठीक है. सो थिंकिंग एक्सेस, अपने दिमाग का जो एक्सेस है उसे क्लियर रखो. आता है तो मैं बेस्ट में परफॉर्म करूंगा, अच्छे वर्ड्स लिखूंगा, बढ़िया अंडरलाइन करूंगा, चीज़ों को बढ़िया सजा दूंगा. नहीं आता है तो जुगाड़ लगाऊंगा, सोचूंगा वो लेसन कौन सा है, उसकी मुझे क्या पता है, उसके पोइट का नाम पता है क्या, कैरेक्टर का नाम पता है क्या, उसका कैरेक्टर स्केच लिखता हूँ, मुझे मोटा मोटा जो याद है वो प्रेजेंट करता हूँ, तो 0 तो नहीं आएगा. ऐसे आपको सोचना होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम मैनेजमेंट. अरे 3 घंटे फुर्सत से लिखेंगे ना जी ना, 3 घंटों को फुर्सत में वहाँ निकाल लेना, ठीक है. आपको जैसे कि मैंने बताया, ऑर्डर सेक्शन सी, बी और फिर ए, सफिशिएंट टाइम सबको देना होगा, ठीक है. सेक्शन बी के राइटिंग सेक्शन टाइम टेकिंग है ना, राइटिंग सेक्शन टाइम टेकिंग है, लिटरेचर टाइम टेकिंग है, सबसे ज़्यादा टाइम इनमें लगता है, हाँ है ना. तो अपना बेस्ट, अगर जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना कम टाइम लगेगा, जितनी कम तैयारी होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये, तैयारी जितनी अच्छी है टाइम उतना कम. तो आपको बढ़िया तरीके से लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन को हाथ में लेके, कई बार बच्चे ना, अरे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाला लेसन तो मजा आ गया, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब लिखूंगा, 3 पेज भर दूंगा. बेवकूफ़ी नहीं करनी है. वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, जितना पूछा जाए उतना लिखना है, भावनाओं में बहना नहीं है. ये बात मैं दोबारा बोल्ड में कहना चाह रही हूँ, भावनाओं में मत बह जाना. खुशी में ज्यादा खुश, दुख में ज्यादा दुखी होकर आंसर को खराब मत कर देना मेरे बच्चों, ठीक है. सो CBA इस ऑर्डर को फॉलो करो, बढ़िया टाइम आपको मैनेज करना है, टाइम देखते चलो. एक आंसर में इतना वक्त मत लगा देना कि चीजें बिगड़ जाए. और अगर गलती से कोई गलती हो जाए तो भी हे माँ, हे राम, हो भगवान, अल्लाह, मैं क्या करूँ, ऐसे नहीं. अब हो गया सो हो गया, आगे मैं क्या कर सकता हूँ, आगे मेरे टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, ऐसे सोच के आगे बढ़ना होगा. क्लियर एवरीबॉडी? ऑर्डर अच्छे से, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करो उसे आप फॉलो करो, मैं तो यही कहूँगी. बात यह है, कोई भी सेक्शन लिखो यार, सही लिखो, सोच समझ कर लिखो, सही प्रेजेंट करो,
ठीक है, आपका एक्सेस, थिंकिंग एक्सेस सही है, टाइम मैनेजमेंट में आपकी पकड़ है। इसके लिए क्या करो, प्रैक्टिस करो, 3 से 4 सैंपल पेपर करके जाओ, 3 to 4 सैंपल पेपर, 3 या फिर 4, और देखो कौन से सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है। तो वही तुम्हें प्रैक्टिस करके जाना, भाई मुझे सेक्शन सी में तो 1 घंटा लग रहा है, सेक्शन बी के राइटिंग सेक्शन में 40 मिनट लग रही है, ग्रामर में बस 20 ही मिनट लग रही है, 40 मिनट में सेक्शन ए कर जाऊंगा, फिर और 20 मिनट बचेंगे और फिर मैं सबको क्रॉस चेक करूंगा। ऐसे आप जितने पेपर दोगे ना, पेपर से पहले आप आज से एवरीडे एक सैंपल पेपर अटेम्प्ट करो। 26 तारीख को जब अटेम्प्ट करोगे तो देखना कॉन्फिडेंस अलग होगा। 27 को एक नॉर्मल सैंपल पेपर है, कर लेंगे, देख लेंगे ऐसे। और हाँ, पेपर को हल्के में मत लेना, अरे आज एग्जाम थोड़ी है। जब लाइटली लिखोगे पेपर को तो एग्जाम भी लाइटली लिखोगे। सीरियसली 3 घंटे ये मेरा बोर्ड एग्जाम है सोच के लिखो, तब देखना मजा आ जाएगा। ठीक है, और सबसे जरूरी बेटा एक बात, यू आर द हीरो, यू आर द हीरोइन। आप पर होगी स्पॉटलाइट। क्या होगी आप पर होगी स्पॉटलाइट। सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप हीरो हो, हीरोइन हो, ओके, सब कुछ एक तरफ और आप एक तरफ। मेरे बच्चा लोग, समझ रहे हो आप इस बात को? आप एक तरफ, सारी दुनिया को साइड में कर दो। जिसे ध्यान रखना है वो यही है कि सब कुछ एक तरफ और मैं एक तरफ, मेरा पेपर एक तरफ, ओके। ये करना जिसको आ गया। तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम हीरो हो, उन्हें तुम पे सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, है कि नहीं? तो तुम्हें अपनी बाकी सारी चीजों को साइडलाइन कर कर अपने ऊपर फोकस करना होगा। कौन है यहाँ पर हीरो? बताना, आप खुद हो। समझिए इस बात को, यू आर द हीरो ओवर हियर। आपका ये 3 घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसमें अपना बेस्ट दे के आओ, आपके आसपास की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, आपके आसपास की सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल गायब हो जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त पे आपको फोकस करना है, ठीक है? यू आर द हीरो एंड नाउ लेट्स सी योर परफॉर्मेंस। अगर बाकी चीजों पे ध्यान दिया और यहां पर गड़बड़ कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। जिंदगी में कितनी ही तकलीफें क्यों ना हो, मम्मी कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, पापा के पास पैसे कम क्यों ना हो, मुश्किलें बहुत क्यों ना हो, जूते ठीक ना हो, पेन ठीक से नहीं लिख रहा है, दिमाग खराब है, कोई मुझे तंग कर रहा है, कुछ भी हो, सब साइड में रखो, क्योंकि स्पॉटलाइट अब आपके ऊपर है। What you will do now will matter the most and I hope you will not do this wrong. ठीक है? सो आई होप आप समझ गए हो और गलती से भी गलती आप नहीं करोगे। मुझे पूरा भरोसा है जब मेरे बच्चे पे स्टेज पे आएगा, जब उस पे स्पॉटलाइट आएगी तो वो गड़बड़ नहीं करेगा। ओके, पॉजिटिवली काम करो, अपना बेस्ट दो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लिखो एंड यस, नेग्लेक्ट एवरीथिंग। सब कुछ भूल जाओ। अभी के लिए जो तुम्हें याद रखना है वो है सिर्फ एक चीज, जो मैं पढ़ के आया हूं इंग्लिश में पूरा 1 साल, आखिर में जो मैंने मेहनत की है, जो कोशिश की है, वो सब सक्सेसफुल होनी चाहिए और बढ़िया वे में मुझे प्रेजेंट करना है। फिर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चा लोग। सो आई होप आपको मेरा बताया हुआ ये तरीका, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स काम आए होंगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट plays a very important role, presentation plays a very important role, preparation plays a very important role। अब आप बोलोगे मैम आपकी सारी बात मान ली पर मैंने पढ़ाई नहीं की है, मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, 27 को पेपर है, 25 और 26 को आपके साथ हम आपको पढ़ाएंगे। पीडब्ल्यू हमेशा आपका साथ देगा बच्चों। 25 और 26 को लिटरेचर, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ओके, राइटिंग सेक्शन, सब कुछ कराया जाएगा। पहले थियरी पढ़ाएंगे, फिर सवाल कराएंगे, थियरी पढ़ाएंगे, सवाल कराएंगे, थियरी पढ़ाएंगे, सवाल कराएंगे। साथ निभाना हमारा, और आप जरूर एक्सेल करोगे। बट मैं चाहूंगी कि आपकी तैयारी तब पहले से हो ताकि तब जल्दी क्विक रिवीजन में आप फोड़ दो। सो मेरी आप सभी को एक विनती है, जो हो गया सो हो गया, अब जो वक्त है उसे अच्छे से यूटिलाइज करो। लेसन्स के शॉर्ट नोट्स पढ़ाओ, बनाओ, अगर नहीं बन रखे तो हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, उनसे पढ़ो। जो बैचेस में है बच्चे, उनको हर तरह का क्वेश्चन करवा रखा है, रिवीजन प्रोवाइड करा रखा है, नोट्स हैं, प्रैक्टिस शीट्स हैं, दोबारा खंगालो उन्हें। जो आता है उसमें कॉन्फिडेंट फील करो, जो नहीं आता उनको पकड़ो, खींचो, प्रैक्टिस करो और कर डालो। तो मेरे बच्चे हार मानने वाले नहीं हैं और 27 को इंग्लिश का पेपर फोड़ेंगे और पीडब्ल्यू फाउंडेशन हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट एंड राइट नाउ इट्स शो टाइम। सो बी वेरी केयरफुल, डू योर बेस्ट एंड हम आपको मिलेंगे अभी 25 तारीख को। तब तक के लिए तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए। मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।